साझेदारी संलेख जो डीड है उसमें यह भी स्पष्ट लिख देना चाहिए कि फर्म की स्थापना किस निश्चित उद्देश्य से निश्चित समय या किस काम को पूरा करने के लिए की गई है। यह एक ऐच्छिक साझेदारी है। कई बार जैसे मान लीजिए ठेकेदार किसी पुल को निर्माण करने के पार्टनरशिप कर लेते हैं, तो ये लिख देना चाहिए कि जब तक ये पुल नहीं बन जाता तब तक हमारी पार्टनरशिप है। जैसे ही पुल खत्म हो जाएगा पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। तो ये क्लियर होना चाहिए। और मान लीजिए पार्टनरशिप ऐच्छिक है, ऐच्छिक मतलब जब तक हम चाहें तो तब तक चला सकते हैं, तो ये भी लिखा होना चाहिए। इसके बाद है आपका व्यापार का क्षेत्र। साझेदारी समझौते में यह भी स्पष्ट होना चाहिए, स्पष्ट रूप से लिख देना चाहिए कि व्यापार का जो क्षेत्र है वो क्या है। क्षेत्र का मतलब है आप केवल पलवल में बेचेंगे, आप हरियाणा में बेचेंगे, आप पूरे भारत में बेचेंगे या भारत से बाहर बेचेंगे, अर्थात आप कितने एरिया तक आपका जो प्रोडक्ट है वो जाएगा, आप व्यवसाय करेंगे। इसके बाद है साझेदारों द्वारा दी जाने वाली पूंजी। साझेदारी जो संलेख है उसमें कौन साझेदार कितनी पूंजी जो है लगाएगा और उसकी पूंजी का अनुपात क्या होगा, ठीक है, इसका जो है स्पष्ट उल्लेख साझेदारी संलेख में होना चाहिए। यानी किस पार्टनर ने कितनी पूंजी लगाई है, ठीक है, और कितनी वो किस रेशो में, इसका भी क्लियर होना चाहिए। यदि पूंजी पर ब्याज दिया जाना, मान लो फर्म ब्याज देती है तो उसकी दर क्या होगी, ये भी क्लियर होना चाहिए। इसके बाद है लाभ और हानि का अनुपात। देखिए फर्म की स्थापना जो है लाभ के लिए होती है। अब जो भी लाभ हुआ है वो किस रूप में बटेगा। हम कई बार ये लिख देते हैं कि जो पार्टनरशिप होते हैं उसमें सभी साझेदार एक समझौते के अंतर्गत पार्टनरशिप फर्म में एग्री होते हैं और लाभ हानि को समान बांटते हैं। ऐसा नहीं होता। ये क्लियर पहले ही एग्रीमेंट में हो जाना चाहिए कि जो लाभ बटेगा वो किस अनुपात में बटेगा। देखिए पूंजी लगाई, मान लीजिए 4 पार्टनर थे, एक ने 1 लाख लगाई, दूसरे ने 2 लाख लगाई, तीसरे ने 3 लाख लगाई, चौथे ने 4 लाख लगाई। अब जो 4 लाख लगा रहा वो 1 लाख लगाने वाले के बराबर कभी भी प्रॉफिट नहीं लेगा। तो ये सारा क्लियर होना चाहिए। हाँ, कुछ कंडीशंस होती हैं जिन पर 4 लाख वाला 1 लाख के बराबर लेने को तैयार हो जाएगा। कैसे? मान लीजिए 1 लाख वाला ज़्यादा मेहनत करता है, 4 लाख वाला नहीं कम मेहनत करता है, तो 4 लाख वाला भी 1 लाख वाले के बराबर प्रॉफिट लेने को तैयार हो जाएगा। इसके बाद यह जरूर नहीं कि जिस अनुपात, वो कहता है कि साझेदारी संलेख में यह भी निश्चित होना चाहिए कि साझेदारों के बीच में लाभ और हानि का विभाजन किस अनुपात में होगा। यह जरूर नहीं कि जिस अनुपात में उन्होंने पूंजी लगाई है उसी अनुपात में उनका विभाजन हो, ये भी कोई जरूरी नहीं है। ये ध्यान रखना चाहिए। इसका अनुपात उनकी योग्यता, अनुभव और आदि के आधार पर भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए, देखिए मान लीजिए एक कॉलेज में पार्टनर हो गए, एक व्यक्ति के पास तो पैसा बहुत है और दूसरे के पास योग्यता ज्यादा है, ठीक है, तो उस आधार पर भी वो पार्टनरशिप 50-50% के पार्टनर हो सकते हैं। इसके बाद है साझेदारों का कमीशन और वेतन। तो देखिए सभी साझेदार व्यवसाय में समान रूप से जो है समय नहीं दे सकते। ये आप जानते हैं कि मान लीजिए एक फर्म में 20 साझेदार हैं, मान लीजिए एक फर्म में 20 साझेदार हैं, ठीक है। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि सारे 20 के 20 उस फर्म को चलाएं, और कई जगह ये पॉसिबल भी नहीं होता। कैसे पॉसिबल नहीं होता? मान लीजिए कि 20 लोगों ने मिलकर एक जो है बस खरीदी, पार्टनर हो गए 20 लोग, पार्टनरशिप कर ली उन्होंने। अब अगर 20 के 20 लोग बस में साथ चलेंगे तो प्रॉब्लम ये आएगी कि सवारी कहाँ बैठेगी, ठीक है, पैसेंजर्स को कैसे बैठाएंगे। ऐसी स्थिति में सारे पार्टनर कई बार मिलकर एक समझौता कर लेते हैं, 2 या 3 लोगों को अपॉइंट कर देते हैं कि भाई बाकी लोग तो अपना काम करेंगे। मान लो कोई अदर बिजनेस कर रहा है, कोई सर्विस कर रहा है, कोई कहीं जॉब कर रहा है, वो वहां करेगा, लेकिन ये 2-3 लोग जो है वो काम को सारे को संभालेंगे, ऐसा वो तय कर देते हैं। ऐसी स्थिति में मान लीजिए 2 लोग आपने अपॉइंट कर दिए, 12 है, बाकी जो 18 लोग हैं वो इधर उधर अपने जॉब करते हैं। ऐसी स्थिति में जो बिजनेस संभालेंगे उनके मन में एक भ्रम की स्थिति रहेगी कि भाई ये लोग तो प्रॉफिट में भी हिस्सा ले लेते हैं जो बाकी 18 हैं, और ये लोग अपनी जो जॉब है उससे भी अर्न कर लेते हैं, इन्हें तो डबल प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो उनको संतुष्ट करने के लिए बाकी जो 18 लोग हैं वो उनके लाभों में हिस्सा तो सबका ही होगा, 20 के 20 का, लेकिन वो उन्हें उनके वहां फर्म पर या दुकान को संचालित करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा जो है तय कर देते हैं। जैसे उनकी मान ली सैलरी बांध सकते हैं, सैलरी फिक्स कर सकते हैं कि भाई
लाभों में हिस्सा तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जो आप मेहनत कर रहे हैं, जो है दुकान को संभाल रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, उसके लिए आपको 10,000 रुपये महीने अलग से दिए जाएगा। तो इससे उन्हें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। या ये तय किया जाता है कि जितना माल आप बेचते हैं उस पर इतने % के हिसाब से आपको कमीशन अलग से दिया जाएगा, इससे उन्हें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये तय करना कि उनको अगर वेतन दिया जाएगा तो वो कितना होगा, और अगर उनको कमीशन मिलेगा तो वो कितना होगा, इसके बारे में से भी पहले भी तय होना चाहिए। इसके बाद है आहरण और उस पर ब्याज। आहरण क्या है? आहरण देखिए, आहरण का मतलब होता है अगर कोई पार्टनर अपने निजी खर्चे के लिए, अपने पर्सनल खर्चे के लिए, अपने घर के खर्चे के लिए फर्म से कुछ पैसा उधार लेता है, ऋण लेता है, निकालता है, तो उस पूंजी को आहरण कहते हैं। मान लीजिए मैं एक पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर हूँ और मुझे 10,000 रुपये की आवश्यकता पड़ी और मैं पार्टनरशिप फर्म से वो 10,000 रुपया उधार ले लेता हूँ, ऋण पर ले लेता हूँ, उसको कहते हैं आहरण। तो उस पर ब्याज की दर क्या होगी? पहले तो ये तय होना चाहिए क्या आहरण कर सकता है या नहीं कर सकता। ड्रॉइंग्स कहते हैं इंग्लिश में इसको, ड्रॉइंग्स कर सकता है या नहीं कर सकता, और अगर कर सकता है तो उस पर कितना ब्याज देना पड़ेगा, यानी पार्टनर को पार्टनरशिप फर्म के लिए कितना ब्याज पे करना पड़ेगा, ये भी पहले से तय करना चाहिए। इसके बाद साझेदारों के अधिकार, कर्तव्य और दायित्व। प्रत्येक साझेदार को फर्म के प्रबंध और संचालन में भाग लेने का पूर्ण अधिकार होता है, किंतु आपसी समझौते के अनुसार अधिकारों, कर्तव्यों और दायित्वों में परिवर्तन किया जा सकता है। अतः संलेख में कर्तव्य, अधिकारों की सीमा का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए, क्योंकि फर्म में भी पार्टनरशिप ठीक है, सब बराबर होते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि हम किसी को मेन जो है लीड करने वाला अपॉइंट कर लेते हैं, उसकी पावर थोड़ी ज़्यादा जो है तय कर देते हैं, उसके अधिकार ज़्यादा रख देते हैं। इसके बाद है खाता पुस्तकों का अंकेक्षण। अंकेक्षण का मतलब होता है ऑडिट करना। ऑडिट का मतलब होता है कि एक निश्चित समय के बाद जो पार्टनरशिप फर्म की जो पुस्तकें हैं, अकाउंट्स बुक हैं, उनको समय समय पर जांच की जाती है कि क्या हिसाब किताब ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा, कहीं गड़बड़ तो नहीं है, ये सारा। और ये सरकार के नियम के अनुसार भी कराना भी जरूरी होता है। लेखा पुस्तकों को रखने का ढंग, यानी जो पुस्तक पालन आपने 11th में पढ़ेंगे अकाउंट्स में, कि लेखा पुस्तक जो अकाउंट्स बुक है उनको कैसे रखा जाए, उनकी यानी कैसे रखने का, कैसे लिखी जाए, उनकी जो सामयिक जांच, एक समय के अनुसार उनकी जांच, और अंतिम खाते तैयार करने की विधि आदि का पूर्ण विवरण होना चाहिए। अंकेक्षण कराने की व्यवस्था का भी स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। अंकेक्षण में ऑडिट कराने की व्यवस्था क्या रखी गई है, इसको भी क्लियर होना चाहिए। इसके बाद है प्रवेश और निवृत्त होना। प्रवेश का मतलब है कि मान लीजिए 4 पार्टनर हैं, अब कोई और नया पार्टनर आना चाहता है, तो नए पार्टनर को एंटर कराने की विधि क्या होगी, और कोई पुराना छोड़ के जाना चाहता है तो उसको एग्जिट करने की यानी निकालने की या छोड़ने की विधि क्या होगी, इसका स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। कहता है कि विधान के अनुसार, विधान में कानून के अनुसार नए साझेदार का प्रवेश पुराने साझेदारों को की सर्वसम्मति से होना चाहिए। यानी 4 पार्टनर हैं, जब तक चारों की सहमति नहीं होगी तब तक कोई भी नया पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में एंटर नहीं हो सकता। ठीक है, यदि वो कहता है कि यदि इस नियम में कोई परिवर्तन हो तो उसका उल्लेख स्पष्ट होना चाहिए। अवैस के संबंध में भी नियम होने चाहिए। अगर किसी अवैस को पार्टनर बीच में बना रहे हैं तो उसके नियम क्या हो। इसके अलावा साझेदार के निवृत्त होने के संबंध में भी नियमों का उल्लेख होना चाहिए। अगर कोई पार्टनर पहले से है और वो छोड़ के जाना चाहता तो उसके नियम क्या होंगे, इसके बारे में भी वर्णन होना चाहिए। इसके बाद है जी साझेदारी नियमों का उल्लंघन। यदि कोई पार्टनर साझेदारी कर्तव्य पालन में लापरवाही करता है, यानी जो भी नियम बनाए गए हैं साझेदारी फर्म के उनको फॉलो नहीं करता या फर्म के नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसके विरुद्ध की जाने वाली कार्रवाई का उल्लेख भी होना चाहिए कि क्या स्टेप उसके प्रति उठाया जाएगा खिलाफ। इसके बाद है साझेदार की मृत्यु और उसका उत्तराधिकारी। किसी साझेदार की मृत्यु हो जाने पर, अगर मान लो बीच में कोई पार्टनर मर गया, तो उस पर उसकी व्यापार में लगी पूंजी और संपत्ति का भुगतान उसके वैधानिक उत्तराधिकारी को किया जाता है। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति पार्टनर था, तो अचानक उसकी मृत्यु हो गई पार्टनरशिप के दौरान, अब उसकी पत्नी उसकी उत्तराधिकारी होगी, नॉमिनी होगी,
तो उसके हिस्से की पूंजी और उसके हिस्से की संपत्ति का जो है उसके वैधानिक उत्तराधिकारी जो लीगल जो नॉमिनी होगा उसको कैसे भुगतान किया जाएगा। यदि उस राशि को व्यापार में ही रखना हो और उत्तराधिकारी को साझेदारी के अधिकार दिए जाने हो तो समझौते में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके बाद उसके उत्तराधिकारी को पार्टनर रखेंगे या नहीं रखेंगे इसके बारे में क्लियर होना चाहिए। यदि मृतक की राशि को किस्तों में दिए जाए तो उस पर ब्याज देने की क्या व्यवस्था होगी इसके बारे में भी क्लियर होना चाहिए। इसके बाद है आगे साझेदारी का अंत। किन किन परिस्थितियों में साझेदारी का अंत होगा। अंत का मतलब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, डिसॉल्व कैसे होगी पार्टनरशिप, इसका उल्लेख समझौते में स्पष्ट होना चाहिए कि पार्टनरशिप अगर खत्म करनी है तो उसके क्या नियम हैं। अन्यथा फर्म का समापन केवल अधिनियम के अंतर्गत ही किया जा सकता है, वरना एक लॉ है उसके अंतर्गत ही इसका समापन हो सकता है। और इसके बाद है ख्याति का मूल्यांकन। ख्याति का मतलब क्या होता है। साझेदारी संलेख में व्यावसायिक ख्याति के मूल्यांकन की विधि का भी उल्लेख होना चाहिए। ख्याति कहते हैं इंग्लिश में गुडविल। गुडविल होती क्या है आपको अकाउंट्स में सर बता रहे होंगे। गुडविल होती है, गुडविल का मतलब है कि नाम, प्रसिद्धि, ये होती है ख्याति। अर्थात जब भी कोई नया पार्टनर बीच में आता है तो आप देखते हैं कि मान लीजिए कि अभी हल्दीराम में आप पार्टनर बन जाए मान लीजिए, तो हल्दीराम का नाम तो ऑलरेडी बहुत बड़ा है, तो हल्दीराम अपने आप को ऐसे ही पार्टनर नहीं बनाएगा। वो कहेगा कि भाई मैंने जो इतना नाम और अपने आप को फेमस किया है, आपने तो उसके लिए कुछ मेहनत नहीं की, तो आपको उस नाम के बदले में भी कुछ पे करना पड़ेगा, उसको कहते हैं ख्याति। अब ऐसे ही अगर मान लो कोई पार्टनर छोड़ के जा रहा है तो कहता है कि भाई बिजनेस जितने टाइम चला उसमें मेरा भी सहयोग रहा, इस नाम को प्रसिद्ध करने में उसकी भी भूमिका रही, तो उसके बदले में भी मुझे कुछ मिलना चाहिए। जो ख्याति है उसका प्रयोग नए पार्टनर के आने पर और पुराने पार्टनर के छोड़ के जाने पर दोनों समय किया जाता है, तो उसका उल्लेख होना चाहिए। इसकी आवश्यकता तब होती है जब कोई साझेदार फर्म में प्रवेश करता है या फर्म से बाहर जाता है, अलग होता है। इसके बाद है नेक्स्ट एंड लास्ट जो है वो है मध्यस्थ वाक्य। भविष्य में होने वाले आपसी मतभेदों को दूर करने के लिए मध्यस्थों की नियुक्ति होगी या नहीं। देखिए पार्टनरशिप में जब भी आप ये जानते हैं कि दो या दो से अधिक व्यक्ति होते हैं, चाहे परिवार के हों चाहे बाहर के हों, उनमें विवाद की संभावनाएं बनी रहती हैं, और अगर ऐसी विवाद उत्पन्न हो भी जाए तो उस विवाद को निपटारा करने के लिए क्या कोई मीडिएटर अपॉइंट किया जाएगा, अगर किया जाएगा तो कैसे, उसके लिए क्या करनी है, यदि हाँ तो किस प्रकार से ऐसी नियुक्ति की जा सकेगी, और मध्यस्थ के क्या अधिकार होंगे, इसका उल्लेख भी साझेदारी संलेख में होना चाहिए। ऊपर लिखे विवेचन से नहीं समझ लेना चाहिए, यानी ये जो 17 पॉइंट हमने पढ़े इनसे ये बिल्कुल नहीं समझना चाहिए कि एक साझेदारी संलेख में केवल उपरोक्त बातें ही लिखी होंगी कि ये 17 बातें ही होनी चाहिए, ये फिक्स है, ऐसा नहीं। यह उल्लेखनीय है कि इनमें व्यापार की प्रकृति के अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है, यानी कम भी हो सकती हैं और ज़्यादा भी हो सकती है। ये बातें कम भी हो सकती हैं और अधिक भी हो सकती हैं। तो बेटा ये टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ। थैंक्स।